जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नई सेगमेंट फिर से क्लास 8th की शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th। इससे प्रीवियस में हमने क्लास 6 एनसीईआरटी कवर कर दिया है और क्लास 7th एनसीईआरटी की भी कवर कर दिया है चैप्टर वाइज। जो इसमें हमने ऊपर हेडिंग में लिखा है ईएमआरएस शिक्षक भर्ती 2023 यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 की जो वैकेंसी निकाली है इसको फोकस किया है। ऐसी बात नहीं, यह और भी परीक्षा जितने भी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए उपयोगी है, चाहे वह सीटेट वाले ही क्यों ना हो, और बाकी जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन तमाम लोगों के लिए भी या यूपीएससी के लिए भी है ना, इवन यानी हिस्ट्री से कंसर्न कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इनको कवर करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा, जो आप लोग महसूस भी करेंगे। यह क्लास 8th की पहली वीडियो है। जब देखते हैं इसमें चैप्टर 1 कैसे, कब और कहाँ, इसकी हम बात करेंगे, जो कि विस्तार से समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्यों है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, यह सही है या गलत, और सही हैं भी तो कौन से सही हैं उसके बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट जो है, हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान का जो नक्शा है, एक्चुअली नक्शा बनाने वाले को हम कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं। पर्सन हु मेक्स मैप इज नोन एज कार्टोग्राफर। तो इस तरह से हिंदुस्तान का जो नक्शा है बनाने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था पहली बार। ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नहीं, यह गलत स्टेटमेंट है। याद रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअली वारेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बना था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जबकि यहाँ लिखा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह गलत स्टेटमेंट है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, इसलिए ध्यान रखना है कि यह सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। यह बिल्कुल सत्य है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे और इस तरह के विस्तार पूर्वक जानकारी आपको आसानी से उसको सही गलत पहचानने में मदद करेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। सिंपल सी बात है, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई। क्लास 8th की हिस्ट्री की पहली जो चैप्टर है उसमें आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ध्यान में रखिए। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, 3 कालखंडों में बांटा है। वो 3 कालखंड हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में बांटा है। मिल को जेम्स मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल ने यहाँ तक कि सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह मानता था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से जुड़ी और ध्यान में रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो इसका कथन दिया हुआ है, पहला, अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, यानी वह जगह जहां पर इंस्क्रिप्शंस को रखा जाता है उसको आर्काइव के नाम से जानते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी, जिन्हें खुशनबीसी के माहिर लिखते थे। यानी यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा, अंग्रेजी शासन द्वारा किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी इसके बारे में ध्यान रखिएगा। खुशनबीसी का मतलब होता है सुलेखनवीस। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखे थे, यानी कैलीग्राफी जो आप समझते होंगे, सुलेखन, जिनका लेख यानी लिखावट अच्छा होता है, उन्हीं को लिखने की जिम्मेदारी दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखने की बात क्या है कि अंग्रेजों को ऐसा महसूस होता था कि जो अहम दस्तावेज है और पत्र हैं उनको संभाल कर रखना जरूरी है। उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए थे। प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में हम देख सकते हैं। आज आपने देखा होगा ऑफिसों में बहुत सारे रिकॉर्ड सुरक्षित होते हैं, जब चाहे हम लोग तो उसको हम चेक कर सकते हैं, या जानकारी की लेना हो तो उस समय से हम उस कंसर्न वर्ष को बता करके उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज भी हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, उस ज़माने में भी सुरक्षित रखा जाता था। चलते हैं चैप्टर 2 की ओर।
चैप्टर 1 बहुत छोटा था, जिसमें बहुत अधिक प्रश्न तो नहीं बन पाए, लेकिन जो प्रश्न बन पाए थे 3 प्रश्न उनको कवर किया गया। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, क्लास 8th का ही। व्यापार से साम्राज्य तक। जिस तरह से अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए और व्यापार करते करते साम्राज्य पर अपना सत्ता स्थापित किया, तो वही है यहाँ पर उसके बारे में जुड़ा हुआ प्रश्न। कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कैसे, इसको समझते हैं। पहला प्रश्न, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है। यानी भारत में यूरोपीय जो आए, यूरोपियों का आना हुआ, चाहे वह व्यापार के दृष्टिकोण से आए हों चाहे और भी किसी माध्यम से, लेकिन उनके आने का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर डी में देखिए। पहले मैंने बोला था एक बार शॉर्ट फॉर्म में PDEF, राइट हैंड। तो पहले पुर्तगाली आए थे, और उसके बाद डच आए, P फॉर पोर्टुगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड और F फॉर फ्रांस। इसका आप PDF तो सभी लोगों को जरूरत होती है, याद रखिएगा। इसका सही क्रम है PDEF, यानी ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनके यूरोपीय के आने का सही क्रम जो था यही था। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है थे। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और इनमें से किसी में नहीं। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। जो पुर्तगाली थे वे लोग समुद्री मार्ग में यात्रा करने में बहुत ही सक्षम थे, यानी उनको नाव चलाने, समुद्री यात्रा करने में आनंद आता था। वे लोग दक्ष थे इस मामले में, इसीलिए वास्को डी गामा को हम लोग क्या समझें, पुर्तगाल से जुड़े। पुर्तगाली, चाहे वह वास्को डी गामा हो या कोलंबस हो, ये सभी लोग जो है पुर्तगाल से जुड़े हुए थे, याद रखना है पुर्तगाली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही है उसके बारे में ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अब सोल राइट उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया कि पूरब से व्यापार करें आप, तो यह एक सही स्टेटमेंट है। दूसरा, भात के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप की बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। यह भी सत्य स्टेटमेंट है कि जो सूती कपड़ा था और रेशम जो थे, उस कपड़े की मांग यूरोपियन बाजार में बहुत अधिक थी। यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। हाँ, बिल्कुल यह भी स्टेटमेंट सही है कि पुर्तगाली लोग आना शुरू हो गया था। पुर्तगाली लोग समुद्री रास्ते को अपनाने में बहुत ही दक्ष थे। इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब आप ध्यान रखने की बात है, पुर्तगाली अंग्रेजी जितने भी थे, पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले भारत आए और इस समय तक उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली थी और गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। ध्यान रखने की बात और भी है कि यहाँ से जो सूती कपड़े और रेशम जो जाते थे विदेशी, यानी यूरोप के बाज़ार में, जहाँ पर इसकी डिमांड थी, इसके अलावा और भी चीज़ जैसे काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, इलायची हुआ, दालचीनी, इसकी भी ज़बरदस्त सारी मसाले, जो वह ठंडा प्रदेश था तो उनको जो है वह चिकन मटन में डाल के खाने में अच्छा लगता था, इसलिए इस तरह के मसाले का विशेष मांग था वहाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ भी बताना है कथन सही है या गलत इसके बारे में। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकाटा गांव की जमींदारी खरीदी थी, जो बाद में कलकत्ता बना। यह एक सही स्टेटमेंट है। ध्यान रखने की बात है, कंपनी ने जितने भी मुगल ऑफिसर थे, यानी मुगल शासन था, उसमें उनके अधिकारियों को रिश्वत देकर के कुछ ज़मीनें खरीदी, जो बाद में कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा, यह सही स्टेटमेंट है, ऐसा हुआ था। तभी तो भारतीय जो मुगल शासक थे उनकी जो कमजोरियाँ उनको पता चली और उसके बाद वह यहाँ पर व्यापार से साम्राज्य तक स्थापित करने में सक्षम भी हुए थे। दूसरा, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। यह गलत स्टेटमेंट है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। औरंगजेब के इस फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, और बंगाल में जो नवाब रहे थे उनका जो सही क्रम क्या है। ध्यान रखिए, इसका सही क्रम सबसे पहले नाम होगा मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही क्रम है। इसके बारे में कुछ ध्यान में रखिए। नवाबों में सबसे पहले मुर्शिद कुली खां नवाब बने थे।
मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां नवाब की गद्दी पर बैठे। 1756 ईस्वी में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो इस तरह से मुर्शिद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि सही क्रम है। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की थी। ध्यान रखना है, ये केवल स्टेटमेंट पहला ये तो सही है, क्योंकि उन्होंने व्यापार करेंगे उसके बदले में नजराना एक तरह से गिफ्ट होता था, उसकी मांग किया करते थे लोग। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया, परंतु कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया था। यह गलत स्टेटमेंट है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें केवल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ जानकारी ध्यान में रखिए। बंगाल के नवाब शक्तिशाली शासक थे, यह बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे थे। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया था, उन्होंने किलेबंदी को बढ़ाने से रोक भी दिया गया। यह कथन गलत है। ध्यान रखना, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाब की ताकतें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं। कंपनी के जो नवाब थे उनके राज्य के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाती थी। साथ ही कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। दिनों दिन जो टकराव थे गंभीर होते गए और इन टकरावों की जो परिणति है वह प्लासी के युद्ध के रूप में उभर कर सामने आया था 1757 ईस्वी में। और उसी जीत के बाद अंग्रेजों ने अपनी पहली जीत समझी और उसके बाद अपना नींव राजनीतिक रूप से स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्लासी के युद्ध से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहला कथन, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। यह बहुत सही स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा, कंपनी का सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही इस युद्ध को लड़ा था और उसे सफलता भी मिली थी। दूसरा, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। यह भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वह मीर जाफर पहले से समर्पित हो गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। यह भी स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखिएगा, यानी यह तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका ऑप्शन जो है वह डी जो कि सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। बक्सर के युद्ध में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ध्यान रखिए, पहला कथन है, यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया। दूसरा, इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और तीसरा है, इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ। तो पूछा यह कौन सा कथन सही है, तो इसमें यह कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया, यह गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था, कंपनी और मीर कासिम, न कि मीर जाफर। और इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई थी, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया था, मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया था, और यह भी कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है, इस युद्ध के बाद नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय कर दिया गया। यानी एक संधि हुई थी जिसमें सुनिश्चित किया गया कि कंपनी को 5 लाख रुपया हर महीने देना पड़ेगा। तो इस तरह से यह जो तीसरा स्टेटमेंट है वह सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 9। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। यह गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। यह स्टेटमेंट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है यह सही है। आप ध्यान रखिए, निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, यानी यह सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अब भारत से होने वाले आमदनी की बात करें तो भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने खर्चे पर चला सकती थी। तो कुल मिलाकर के उसका सेकेंड वाला स्टेटमेंट है जो कि सही है। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। बक्सर के युद्ध में के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, ये कंपनी के राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे।
दूसरा, इसके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों कथन सही है। ध्यान रखिएगा, कंपनी से जुड़ा हुआ बात, ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। दूसरा, इस माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल अंदाजी करते थे। यह भी दोनों स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखना है कि किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। यानी कुल मिलाकर के यह सारी बातें स्पष्ट हैं कि दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। इसका जो सही स्टेटमेंट है, पहला सही है। दूसरा, इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च कंपनी को चुकाना पड़ता था। यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। यह भी सही स्टेटमेंट है। अब आप ध्यान रखिए, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में सहायक संधि का प्रयोग किया गया। इसको हम सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं, जिसके तहत इसे स्वीकार करने वाली रियासतें अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वे कंपनी को पैसे देती थी। अगर भारतीय शासक की अगर बात करें, भारतीय शासक ये रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण से अब समझें तो गवर्नर जनरल वेलेजली के समय में अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए, क्योंकि उनको बताया गया कि आप अपनी खुद सेना नहीं रख सकते हैं और आपके द्वारा प्रशासन अच्छी नहीं चल पा रही है, इसलिए इन इलाके को कब्जा करें। यानी याद रखिए, लॉर्ड वेलेजली का नाम, गवर्नर जनरल वेलेजली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, उसके समय में सहायक संधि अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैसूर से जुड़ा हुआ, याद रखिए, पहला स्टेटमेंट है, हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी। यह गलत स्टेटमेंट है। ध्यान रखिए, 1785 में 1700 एक बात याद रखना है कि हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा की अगर बात करें, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोका था और स्थानीय सौदागरों को भी व्यापार करने के लिए रोक दिया था। टीपू को शेर मैसूर टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। उसे राशि झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। वह उसके निडरता का सूचक था। वह शेर से आंखों में आंख डालकर बात करता, लड़ाई लड़ता, इसलिए इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे और उनकी ही मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था, इसलिए इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। अगले प्रश्न क्यों है, प्रश्न संख्या 13, एंग्लो मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैसूर और अंग्रेज के बीच 4 युद्ध हुए थे। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। याद रखने की बात है, यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। यह भी सही स्टेटमेंट है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की होती है कि मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए थे। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, 2 वर्षों के लिए। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक के लिए। तृतीय एंग्लो मैसूर 90 से 92 एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर 1799। तो इस तरह से आप देखें, 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमलों के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी, यानी अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा था। इस संदर्भ में अगर बात करें तो उनके दोनों बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया और अपने पास रख लिया था। जब चौथी लड़ाई हुई तो रंगपट्टनम के आखिरी युद्ध में कंपनी को सफलता मिली और टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा गया था। उसके बाद मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोपी गई थी। तो इतनी बातें इसमें ध्यान से रखना है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठों का दिल्ली प्रशासन का सपना
पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा था। यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा, मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी यानी राज्यमंडल के सदस्य थे। यह भी स्टेटमेंट सही है। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। यह गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है, आंग्ल मराठा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेजा गया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी पहला, दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही स्टेटमेंट है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, युद्ध के बाद मराठा क्षेत्रों में कई राज्यों में बांट दिए गए उसे। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले आदि जैसे राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1500 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीती पाई, इसलिए तीसरा कथन भी गलत। दूसरे आंग्ल मराठा की अगर बात करें तो 1803 से 1805 तक हुआ। परिणाम स्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई थी। उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग कब्जों में आ गए थे, अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी इसका सही स्टेटमेंट होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। प्रश्न संख्या 15 ने कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। यह कथन है और कथन के बाद कारण को समझिए। कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। यानी यह कथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। यह सही कथन। और उन्होंने 1842 के बीच यानी 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया था। 1843 में भी सिंध भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे और 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब से अंग्रेजों की दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया था। तो इस तरह से अंग्रेज पंजाब को भी अपने हिस्से में मिला लिया था 1849 में। तो कुल मिला के इनको आप समझते रहे हैं, कथन और कारण को भी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। यह गलत स्टेटमेंट है। इस नीति के अनुसार किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। ये तो पहला स्टेटमेंट साफ साफ सही कर रहा है। जिसके आधार पे सबसे पहले सतारा 1848 में का विलय हुआ। इसके बाद संबलपुर 1850, उसके बाद छत्तीसगढ़ का उदयपुर 1852 और झांसी तथा नागपुर का विलय हुआ था। इस तरह से सेकेंड वाला कथन जो है आप ध्यान रखना है, ये गलत है। उन्हीं केवल एक सही है। अब एक बात और ध्यान रखिए, 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया था और रीजन यह दिया गया कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन यानी जो नवाब का शासन है वो उतना अच्छा नहीं है, आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अवध बहुत ही समृद्धशाली क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, उस पर कब्जा किया गया। यह लॉजिक देते हुए प्रश्न संख्या 17 की ओर है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में वे प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की थी। यह सही स्टेटमेंट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामात की स्थापना की गई थी। याद फिर से सुनिए कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। यानी यह दोनों स्टेटमेंट सही है। अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब आपको सही कथन बताना है। तो रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद के भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। यह सही स्टेटमेंट है। वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस समय ब्रिटेन के महाभियोग
का मुकदमा ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, यह भी स्टेटमेंट सही है। और भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखने की बात है कि रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने पर वह 1767 में भारत से रवाना हुए और यहाँ उनकी संपत्ति 102 पाउंड के बराबर थी। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। उसे इस मामले से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। वारेन हेस्टिंग्स के वापस लौटने पर एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चला पाने का आरोप जड़ दिया था। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला था, 7 ईयर्स तक। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी और लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल थे, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति सुपरमेसी की शुरुआत की गई थी। और कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह, जिसको हम पारामाउंटेसी के नाम से जानते हैं, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कितूर आइम वर्तमान कर्नाटक में है, अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा रानी चेन्नम्मा और रायण्णा। रानी चेन्नम्मा ने कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिस कारण से 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।